तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं, आप आज आपकी कोई इंग्लिश क्लास नहीं है। आज से हम आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग आपसे बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी कि ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी में क्यों होती है, क्योंकि उसकी या तो पोजीशन चेंज कर दी जाती है या उसकी शेप या फिर कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरीके का चेंज लाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्प्रिंग का दिया था और मैंने आपको एक क्रॉसबो और एक एरो जो है धनुष और बाण, इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। उससे पहले बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम लोग, उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके थे mgh। वैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, जो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और जब बॉडी सिर्फ अप एंड डाउन मूव करती है तब जो फोर्स है वो एक्चुअल में उसका वेट बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर बन जाता है हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है mgh। अगर आपने नहीं लिखा हो तो लिख देना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी formula of potential energy is EP। EP कैपिटल E, उसके बेस पर P। अंशुल का कहना है कि ऑडियो नहीं आ रहा। बच्चों एक बार कमेंट कीजिएगा, ऑडियो वीडियो के लिए एक बार कमेंट कर दो। तो अंशुल क्लियर है बच्चों को? तो देखो तुम्हारा नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा हो तो आप लोग ईपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं mgh। mgh अभी हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम बच्चों आप लोगों ने देखा होगा। पेंडुलम में एक बल्ब होता है, एक छोटा सा बॉब होता है, बॉल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और उसको हम लोग एक धागे से, स्ट्रिंग से बांध देते हैं और वो कंटिन्यूअसली बच्चों ऑसिलेशन शो करता है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो राइट साइड में जाएगा और फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इसे हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। तो बच्चों यहां पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम को के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, जिसमें मैंने बॉब रखा है, बॉल जो है वो रखी है, उस बॉल का मास मैंने रखा है बच्चों m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर जो लग रहा होगा वो होगा आपका g, स्मॉल g। अब ये जो आपका पेंडुलम जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जिस धागे से बच्चों बंधा हुआ है, उस धागे की लेंथ हमने ले ली है l, स्मॉल l। और ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हम लोगों ने यहां बच्चों रिप्रेजेंट किया है किससे, x, जिसमें आपको थीटा जो है वो क्लियर कट नजर आ रहा होगा। तो वैसे तो आपके फोर्स का फॉर्मूला होता है mg cos थीटा, पर जब कोई बॉडी हैंग करती है, लटकी हुई होती है, तब यहां पर फॉर्मूला आता है इसका mg sin थीटा।
ठीक है, ये आपका हायर क्लासेस में आपको बच्चों आएगा, आपके फिजिक्स के टीचर जो है वो आपको इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे जब हायर क्लास में काम आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है। बस शुरुआत कहां से हो रही है, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा से। अगर थीटा आपको नजर आ रहा है तो बच्चों साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बच्चों जो आपका परपेंडिकुलर है वो तो आपका हो गया एक्स, और जो हाइपोटेन्यूज है आप देखो बच्चों, हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों ही क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से आ गया एक्स अपॉन एल। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, उसमें साइन थीटा की वैल्यू डाल दी एक्स अपॉन एल। अब बच्चों एक तो हमें पता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो कांस्टेंट है ही। इसके अलावा आपने जो पेंडुलम से स्ट्रिंग बांधी थी, उस स्ट्रिंग की लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं हो रहा कि लेंथ कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। एक बार आपने जिस लेंथ के स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लिया, अब लेंथ उतनी ही है, तो लेंथ भी यहां पर क्या है, कांस्टेंट। तो जो अपने पास में एफ इक्वल टू एम जी एक्स अपॉन एल है, इसमें एम जी अपॉन एल ये सभी चीजें क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो इन्हें रखने पर जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, जिसे हम लोग यहां के से रिप्रेजेंट करेंगे। और के को हम लोग कहते हैं बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फॉर्मूला एफ का आ जाएगा एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स। अब बच्चों जब आप या फिर पेंडुलम वर्क कर रहा होगा तो उसकी जरूरी नहीं है कि उसकी पोजीशन में बहुत लंबा चेंज आए, बहुत ज्यादा चेंज आए, हो सकता है एकदम हल्का सा, एकदम मामूली सा चेंज आए। तो जब बहुत छोटा चेंज आता है तब हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला में आपको डब्ल्यू के सामने स्मॉल डी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और एक्स के सामने भी आपको स्मॉल डी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। डी डब्ल्यू का मतलब है वर्क हुआ है पर बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, और dx का मतलब है डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा, वर्क का जो फॉर्मूला है। और अगर मैं एफ की वैल्यू यहां पुट कर दूं जो हमने अभी डिराइव की है, एफ इक्वल टू के एक्स, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स, आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट डब्ल्यू वर्क निकालना हो, ये तो आपने निकाला थोड़ा सा चेंज, आपको जब एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर वर्क डन निकालना हो तो बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक इंटीग्रेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये है, ऐसे ही इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इंटीग्रेशन जिसका साइन एस के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में डायग्राम के नीचे, तो आपने डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट किया, और साथ में राइट साइड में जो वैल्यू है के एक्स डी एक्स, इसको भी आपने इंटीग्रेट किया। और बच्चों राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में जो वैल्यू है के एक्स डी एक्स, उसके इंटीग्रेशन के नीचे तो लिखा हुआ है जीरो और ऊपर लिखा हुआ है एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, जीरो टू एक्स का मतलब है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, और कहां तक, जब डिस्प्लेसमेंट आप कितना कर लिया पेंडुलम ने, एक्स, ठीक है, तो उसने डिस्प्लेस हुआ है जीरो से लेकर के एक्स। तो लिमिट आपने डाल दी जीरो से एक्स, और यहां इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू, और के एक्स डी एक्स जिसकी लिमिट थी जीरो से एक्स, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद में आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। डब्ल्यू वर्क है जिसकी एनर्जी जूल है, यूनिट जूल है, और एनर्जी की भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। इसका मतलब वर्क और एनर्जी दोनों सेम है, क्योंकि यहां एनर्जी आप पोजीशन में चेंज की वजह से डिराइव कर रहे हैं,
तो मैंने इसे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। तो ईपी का फॉर्मूला आपके पास में निकल के आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक बार बच्चों कमेंट कर दो समझ में आया या फिर नहीं आया। ये जो रटने वाला हिस्सा था कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन क्या है, हायर क्लासेस में आता है, पर अपने राजस्थान बोर्ड में 10th क्लास में बस फॉर्मूला डाल के छोड़ दिया है। तो आपको भी इसको आप याद कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब एक बहुत छोटा चेंज आता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये इंटीग्रेशन के भी अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके हायर क्लासेस में आएंगे। यहाँ बस आपको डायरेक्टली याद रख लेना है कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सिर्फ डब्ल्यू होगा, और के एक्स डी एक्स जिसकी लिमिट 0 से एक्स है उसका इंटीग्रेशन आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से आपको फॉर्मूला रख देना। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो आप लोग डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले डायग्राम बना लो। और डायग्राम क्योंकि बहुत छोटा सा ये आपने बना लिया होगा, इसमें आप लोग लिखिएगा, डायग्राम बनाने के बाद में बच्चों आप लोग लिखिएगा, if m small m, if m is the mass of, if m is the mass of pendulum, m is the mass of pendulum which is tied, tied, which is tied with a string, with a string, string, with a string of length L, string of length L, and the bob, bob, and the bob of pendulum, and the bob of pendulum is displaced, bob of pendulum is displaced from its mean position, from its mean position by x meter. Then the resultant force, then the resultant force, then the resultant force F, capital F will be mg sin theta, mg sin theta. फिर आप अगली लाइन में साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल लिख लो, फिर इसे फोर्स के फॉर्मूला में डाल दो तो F इक्वल टू एम जी एक्स अपॉन एल बन जाएगा। उसके बाद में आप लिखिएगा एम जी अपॉन एल इज अ कांस्टेंट के
mg upon L is a constant K, which is called spring constant, spring constant फिर F फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल टू आपका बन जाएगा kx। फिर आप लिखिएगा फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लिख दो, dw इक्वल टू f dx और फिर f की वैल्यू पुट कर दो तो dw इक्वल टू kx dx, ये फॉर्मूला बन जाएगा dw इक्वल टू kx dx। फिर आप लिखिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अब बच्चों जो फॉर्मूला है तीनों उन्हें आप लोग बना लो। इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx जिसकी लिमिट है 0 से x, लास्ट में EP का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर क्वेश्चन लिखिएगा द स्प्रिंग कांस्टेंट of a spring is विटांशुल फॉर्मूला लिखा हुआ है W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर EP इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन लिखो द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 6 into 10 raised to the power 3 6 into 10 raised to the power 3 न्यूटन पर मीटर full stop। how much work has to be done to elongate by 1 centimeter from its mean position के आपको दे दिया, x आपको दे दिया, फटाफट से वर्क आपको कैलकुलेट करना है जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ही है। जल्दी कैलकुलेट करके आंसर को कमेंट कीजिए। बच्चों याद रखना यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, चेंज इन पोजीशन उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले।
जल्दी से आंसर कमेंट करो बच्चों, इजी कैलकुलेशन है बहुत। ठीक है किशन, यूनिट लगाया करो बेटा आंसर के साथ। तो बच्चों आंसर आएगा 0.3 जूल। ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप सभी लोग अब अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो हम लोग बुक्स में ही करेंगे। पूरा थ्योरेटिकल आपका टॉपिक है, कोई इसमें न्यूमेरिकल वगैरह कुछ है नहीं। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। देखो बच्चों आपको हेडिंग नजर आ रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बाद में हम लोग को पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एक ऐसी टाइप की एनर्जी जो कि किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेट होती है। हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी डेफिनेशन में कोई डाउट होना चाहिए। किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब क्योंकि बच्चों चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी मूविंग चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ये हम लोग देख चुके हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकती है और बच्चों नेगेटिव चार्ज की वजह से भी हो सकती है। पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है या नेगेटिव टू पॉजिटिव? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है या नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है? हाँ जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी जाएगा। तो इसीलिए आपको बुक में देखो दो डायग्राम दिख रहे होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम को कैसे बनाया गया है? पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ देखो, एरो जो है वो दूर बाहर की तरफ बन रहे होंगे, क्योंकि करंट पॉजिटिव से दूर जाता है नेगेटिव की तरफ। और जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाया गया होगा कि नेगेटिव जो आपका चार्ज है उसकी डायरेक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम इस तरीके से क्यों बनाया गया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट की जा सकती है। देखो इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में पूरी मैकेनिज्म आप देख करके आए थे कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। वहां हमें कुछ नहीं करना था, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमें जो कॉइल था, रेक्टेंगुलर कॉइल, उसे कंटिन्यूअसली रोटेट करना था, बस उसको लगातार घुमाना था। अगर हम लोग किसी की हेल्प से, किसी कारणवश, किसी भी वजह से कॉइल को घुमाने में कामयाब हो जाएं, तो जनरेटर जो है वो क्या जनरेट कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो एक्चुअल में हम यहां ये नहीं पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, हम ये पढ़ेंगे कि उस कॉइल को हमें रोटेट किस तरीके से करना है। तो वैसे मैंने रेड मार्कर से आपके सामने लिखा है, और बाकी कई तरीके हो सकते हैं। एक डिवाइस आता है बच्चों टरबाइन, टरबाइन को हम कभी कभी मोटर भी बोलते हैं। टरबाइन एक रोटेटिंग डिवाइस होता है कि आप टरबाइन को रोटेट कीजिए, और सोचो टरबाइन अगर रोटेट करती है, घूमती है, जिसको टरबाइन को आप चक्की भी कह सकते हो बच्चों, हाँ चक्की ज्यादा आसान वर्ड है, चक्की। जब चक्की या फिर टरबाइन रोटेट करती है तो इस रोटेटिंग टरबाइन से तुम अपने कॉइल को जोड़ दो और उस रोटेटिंग कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में रख दो। तो जनरेटर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वहां क्या पैदा हो जाएगी? वहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। अब ये टरबाइन साहब रोटेट कैसे की जाएगी? टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम लोग वैसे कई चीजों का सहारा ले सकते हैं, पर ज्यादातर जो हम लोग अभी एग्जांपल देखने वाले हैं उसमें स्टीम,
स्टीम जैसा कि हमें पता है जो हॉट वाटर वेपर होता है उसे स्टीम बोलते हैं। स्टीम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। स्टीम बनता किससे? पानी से। तो पानी जो है अगर उसे उबाला जाए, बॉईल किया जाए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर और उससे स्टीम बन जाए और उस स्टीम को हम लोग टरबाइन के ऊपर क्या करें? थ्रो करें। तो टरबाइन पर जैसे ही स्टीम गिरेगा, टरबाइन क्या करना शुरू कर देगा? रोटेट करना शुरू कर देगा। और टरबाइन को आप जोड़ देंगे किससे? जनरेटर से। और जैसे ही टरबाइन से जुड़ा हुआ कॉइल रोटेट करेगा, जनरेटर क्या पैदा कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करो जल्दी से। भाई जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ये हमें पता है, टरबाइन को कैसे रोटेट करना है ये समझ में आया नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब देखो बच्चों, पहला जो हमारे पास है पावर प्लांट। अच्छा, पावर प्लांट आप लोग समझते होंगे, पावर प्लांट वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री को कहा जाता है जिसमें लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर प्लांट। सबसे पहला है बच्चों थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग जो कोयला है उसको जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं। क्यों? ताकि उसको जलाने से पानी को क्या किया जा सके? गर्म किया जा सके, बॉईल किया जा सके। पानी से क्या बने? स्टीम। स्टीम को हम लोग किसके ऊपर डालें? टरबाइन के ऊपर। टरबाइन से जुड़ा हुआ कॉइल रोटेट करे और जनरेटर क्या बना देगा? इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात होनी चाहिए, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। डायग्राम आपको बनाने के लिए नहीं देगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं। बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें टाइम ज्यादा लगता हो। ठीक है, बस कमेंट करते जाना फटाफट, आ गया कि नहीं आया। थर्मल पावर प्लांट क्लियर है या नहीं क्लियर है आपको? जल्दी से कमेंट कर दो, क्लियर और नॉट क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो न्यूक्लियर नाम में ही है न्यूक्लियस। जब हम लोग किसी एटम के न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, देखो आपको बच्चों एक वर्ड दिखाई देगा, न्यूक्लियर फिजन। FISSION, फिजन का मतलब होता है डिवीजन। तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस, एक एटम डिवाइड करके दो छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट होता है, तब बच्चों वो एनर्जी रिलीज करता है। और जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसका आपको क्या करना है? उस एनर्जी से पानी को गर्म करना है, स्टीम बनानी है, टरबाइन के ऊपर डालनी है। टरबाइन से जुड़ा होगा आपका क्या? कॉइल। टरबाइन रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगा और क्या जनरेट हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर और नॉट क्लियर? तो कमेंट करते जाओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान चीजें हैं ये। ठीक है, अगला आप देखेंगे बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मींस वाटर। तो यहां तुम्हें क्या करना है समझो बच्चों, हम लोग क्या बनाते हैं? डैम, हम लोग बांध बनाते हैं। एक फ्लोइंग रिवर है, उस रिवर के फ्लो को रोक करके हम लोग डैम बनाते हैं। डैम जितना बच्चों ऊंचा होगा, पानी उतना ही कलेक्ट होकर के पानी की हाइट उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, पानी की हाइट अगर ज्यादा होगी तो बताओ उसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? अगर पानी की हाइट ज्यादा होती जाएगी तो इसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? हाँ जी, बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं, डैम के एकदम नीचे छोटे छोटे चैनल गेट्स होते हैं, हम लोग उन चैनल गेट्स को खोल देते हैं। जितनी ज्यादा पानी की हाइट होती है उन चैनल से पानी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने लगता है।
तो अब क्योंकि पानी बच्चों मूव करना शुरू कर दिया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से आपका पानी मूव करेगा, मतलब उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो जब इस बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फ्लोइंग वाटर के बीच में तुम टरबाइन रख दो, तो टरबाइन भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। और हमें पता ही है अब आगे क्या होने वाला है, रोटेटिंग टरबाइन को जनरेटर से जोड़ेंगे और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देगा। क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगली जो एनर्जी है बच्चों, वो है अपने पास में विंड मिल पावर जनरेटर। विंड मिल सबने देखी होगी, बड़ा सा पंखा लगा होता है, उसको हम लोग एक शाफ्ट से जोड़ देते हैं। हवा जब तेज बहती है तो वो जो शाफ्ट है वो रोटेट करना शुरू करता है। अब पूरी कहानी रोटेशन की तो ये, अब इसमें तुम्हारा शाफ्ट विंड की वजह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस रोटेटिंग शाफ्ट को टरबाइन से जोड़ देते हैं, और टरबाइन को जोड़ देते हैं जनरेटर से, और बहुत आसानी से ये क्या पैदा कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे पूछने की जरूरत है, क्लियर ही होगा आप लोगों को। अगला है बच्चों सोलर थर्मल पावर प्लांट। इसमें हम लोग जो सोलर, जो सन की जो लाइट या फिर जो हीट एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो एक छोटा सा सोलर कुकर अगर हम लोग लें, तो सोलर कुकर के ऊपर क्या होता है बच्चों, ऊपर ग्लास लगा होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और अंदर ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, और उस बॉक्स और ग्लास के बीच में लेंस लगा होता है। लेंस वो भी बच्चों कन्वर्जिंग लेंस। तो जैसे ही लाइट रेज, सूरज की जो धूप है उस ग्लास के थ्रू अंदर एंटर करती है, तो ग्लास का काम यहां पर क्या है कि ग्लास हीट को एंटर तो करने देता है पर वापस बाहर जाने नहीं देता। लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का काम यह है कि वो सारी की सारी सनरेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। और अगर बच्चों उस पॉइंट पर हम लोग वाटर रख दें, किसी भी बाउल या मतलब किसी में भी कंटेनर में हम लोग वाटर रख दें, तो होगा क्या, वो पानी गर्म होगा। अब जैसा कि हमें पता ही है पानी गर्म होगा तो क्या बनेगी, स्टीम। स्टीम में प्रेशर ज्यादा है, किसके ऊपर डालोगे, टरबाइन के ऊपर। टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। और अगर रोटेटिंग टरबाइन को जनरेटर से जोड़ा तो क्या पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। मुझे ये भी नहीं लगता कि इसके अंदर मुझे पूछने की जरूरत है, क्लियर है या फिर नहीं। थोड़ा सा फिजिक्स काम आ गई अपने, बस लेंस काम आ गया, कन्वर्जिंग लेंस, जो कि सन रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देगा। सोलर पावर प्लांट लास्ट अपने पास में, सोलर पावर प्लांट। देखो बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान से सुनिएगा। ये वही पावर प्लांट है जो आप देखेंगे कि छत पर सोलर पैनल लगे होते हैं ना, ये वही है। इसमें क्या होता है, सोलर पैनल की जो सरफेस है वो एक मेटल की बनी होती है, और ये मेटल ऐसा मेटल होता है कि इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट आकर के गिरती है, भाई सनलाइट भी तो एक तरह की एनर्जी ही है, तो ये एनर्जी या सनलाइट जैसे ही इस मेटल की सरफेस पे आकर के गिरती है, इस एनर्जी को मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और ये एनर्जी को गेन करने के बाद वो एक्साइट हो जाता है। एक्साइटमेंट में, या एक्साइट होने का मतलब ये है कि वो भागना शुरू कर देता है, एनर्जी जैसी आ जाती है तो भागना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करने लगता है, जल्दी। टाइम लग रहा है तो मैं बता दूं आंसर, ठीक है मैं ही बताता हूं। इलेक्ट्रिक करंट।
ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आप बच्चों पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहां जो सरफेस है उसके एटम को एनर्जी मिली लाइट से, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट, और इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही भागना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, तभी एक इलेक्ट्रिक करंट भी वहां पर मूव करना शुरू करता है, डेवलप हो जाता है। ऐसे बच्चों आपका सोलर पैनल या जो सोलर सेल है वो इस तरीके से काम करता है। हाँ जी, क्लियर है या फिर नहीं है क्लियर? इतना तो कमेंट करो। सोलर पावर प्लांट या सोलर पैनल क्लियर है या फिर नहीं है? क्लियर है। अब मैं ब्रीफली आपको यहां पर ये जो हम लोगों ने बच्चों जितने भी पावर प्लांट पढ़े इनके मैं नुकसान आपको बताता हूं। थर्मल पावर प्लांट में क्योंकि आप कोल का कंबशन कर रहे हो तो सीधी सी बात है वहां पर पॉल्यूशन होगा, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल बच्चों रेडियो एक्टिव होता है, उसमें से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, तो इन्हें स्टोर करना या डिकम्पोज करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट मतलब डैम की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये कि डैम हर जगह नहीं बनाए जा सकते। दूसरा, डैम जिस जगह बनाया जाएगा वहां से लोग बाग जो रहते होंगे उनको हटा दिया जाएगा। तीसरा, जब डैम के अंदर पानी आके भर जाएगा तो उस पानी में जो भी आसपास की वेजिटेशन होगी वो सब डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और चौथा नुकसान ये कि जब ये वेजिटेशन डूब जाती है तो इसका बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है, और इस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है बच्चों मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से भी हो सकती है। विंड मिल की बात करें तो नुकसान कोई नहीं है, पर विंड मिल को लगाने में बहुत खर्चा लगता है, ऊपर से बार बार इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, तेज आंधी बारिश तूफान में खराब हो सकती है, शाफ्ट टूट सकता है। और यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम विंड की जो वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, और इतनी तेज हवा यहां नॉर्मली नहीं चलती, ऐसी जगह चलती है जहां आसपास पानी हो, कोस्टल एरियाज के आसपास। सोलर थर्मल पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो जैसा हमें पता है कि भाई सूरज जो है सिर्फ दिन में आएगा, रात में तो नहीं, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ही अप्लाई हो सकता है। और दूसरा, ये एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम होती है, इस वजह से वाटर को बॉईल करने में टाइम जो है वो काफी ज्यादा लगता है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट की अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसमें बच्चों पैनल्स को जोड़ने के लिए सिल्वर मेटल का यूज होता है। सिल्वर मेटल कॉस्टली, बहुत महंगा है, इस वजह से इसका जो लागत है वो भी बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा बच्चों इनमें सिलिकॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमने डिफरेंट पावर प्लांट्स के आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट अगली क्लास में इस चैप्टर को बच्चों में खत्म कर दूंगा। आपका एक होमवर्क है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नाम से एक टॉपिक है, वो आपको पढ़ के रखना है। डिसिपेशन का मतलब होता है वेस्टेज, एनर्जी कैसे हम लोग वेस्ट करते हैं, ये हम लोग उस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो बहुत आसान सी चीज है, आप लोगों को बिल्कुल आती होगी। चलिए तो बच्चों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।